अब 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 क्वेश्चन तक आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि जब आप इस चीज को एक्सपैंड करेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपैंड करेंगे, तो प्रूव दैट द कोफिशिएंट ऑफ a की पावर m एंड a की पावर n आर इक्वल। तो a की पावर m और a की पावर n का कोफिशिएंट निकालना है हमको और दिखाने की वो दोनों इक्वल आ रहे हैं किसके, इसके एक्सपेंशन में। तो हमारा क्वेश्चन जो दे रखा है वो इस चीज के एक्सपेंशन पे डिपेंड करता है। इसका जनरल टर्म क्या निकालेंगे हम? जनरल टर्म क्या आएगा? टी आर प्लस 1। आर है वो सेकंड को मिलता है, तो सेकंड ए दे रखा है, उसकी पावर आर हो जाएगी। फर्स्ट टर्म एम है तो उसकी पावर एम प्लस एन माइनस आर हो जाएगी। थोड़ा छोटा लग रहा हो तो बड़ा लिख देते हैं। ये हमारा जनरल टर्म हो जाएगा। इसका जो आर होता है वो सेकंड की पावर जाती है। फर्स्ट हमारा 1 है, उसकी पावर ये टोटल में से सब्ट्रैक्ट होता है, एनसीआर होता है। ये फॉर्मूला लिख रखा है हमने। 1 को हम इग्नोर कर सकते हैं, 1 की पावर कुछ भी हो सकती है। तो टी आर प्लस 1 कितना आ रहा है? एम प्लस एन सी आर ए की पावर आर। ये जनरल टर्म है। अब हमें जिस टाइप का कोफिशिएंट चाहिए होता है वो ये जो पावर आती है इसको इक्वल करा देते हैं सिंपली। यही हमारा प्रोसेस होता है। तो अगर हमें a की पावर m चाहिए तो r की वैल्यू m होगी, a की पावर n चाहिए तो r की वैल्यू चेंज कर देंगे हम। तो पहले लिख रहे हैं फॉर कोफिशिएंट ऑफ a की पावर m। a की पावर m ऐसा है, यहाँ पे अगर हम r की जगह m रख देंगे तो हमें कोफिशिएंट क्या पूरा टर्म मिल जाएगा। तो r की वैल्यू कितनी रख देंगे? m। तो ये हो जाएगा t m प्लस 1। r की वैल्यू पुट कर दीजिए तो m प्लस n c m a की पावर m। सो कोफिशिएंट ऑफ a की पावर m, a की पावर m के साथ जो भी दे रखा है वो उसका कोफिशिएंट है, तो वो आएगा m प्लस n c m। इतना क्लियर है। अब हम सेकेंड वाली कंडीशन पे आ जाते हैं। दूसरा है फॉर कोफिशिएंट ऑफ a की पावर n। तो r की वैल्यू इस पे अगर हमें a की पावर n बनाना है तो r की वैल्यू n हो जानी चाहिए। तो r की वैल्यू n पुट कर देंगे तो ये t n प्लस 1 आ जाएगा, m प्लस n c n a की पावर n हो जाएगी। तो कोफिशिएंट कितना आ जाएगा? a की पावर n, वो ये कोफिशिएंट दे रखा है m प्लस n c n। अब जो हमारा क्वेश्चन कह रहा था उस पे आ जाते हैं। कह रहा है कि जो इसके कोफिशिएंट आएंगे, इसका कोफिशिएंट एक ये आया है और इसका कोफिशिएंट ये आया है। कह रहा है कि ये दोनों इक्वल होंगे। तो हमें बस यही दिखा देना है कि ये कोफिशिएंट और ये कोफिशिएंट इक्वल है। इक्वल कैसे है देख लेते हैं जरा कि m प्लस एन सी एम इक्वल है m प्लस एन सी एन के। क्यों? क्योंकि हमको पता है एन सी आर इज इक्वल टू होता है एन सी एन माइनस आर की। ये फॉर्मूला पता है। जैसे हम लिख देते हैं कि 5c2 को लिख सकते थे 5c3 के, 8c5 को हम 8c3 लिख सकते थे इसी फॉर्मूले का यूज करके कि ये तो सेम रहता है और इस चीज को हम इन दोनों के डिफरेंस से भी रिप्लेस कर सकते हैं, आंसर सेम आता है। देखिए 5c2 तो 5 तो एज इट इज है। अगर हम 2 की जगह पे इनका डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस भी लिख देंगे तब भी यानी 3 भी लिख सकते थे, आंसर सेम आएगा। तो यही प्रोसेस है। अगर आप यहाँ पे ये इस किसी एक साइड अगर हम राइट हैंड साइड अप्लाई करेंगे, राइट हैंड साइड में ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी m प्लस एन सी एम प्लस n में से अगर हम m सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ये पूरा n है ये r है, तो n सी r बराबर होता है n सी n माइनस r के। तो n तो एज इट इज रहेगा और n माइनस r सब्ट्रैक्ट करेंगे m कैंसिल हो जाएगा। तो m प्लस n सी n वो LHS के क्या है? इक्वल है, हेंस प्रूव। तो यहाँ पे प्रूव हो जाता है। कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको जनरल टर्म निकालना है और वो टर्म से कोफिशिएंट निकाल लेने, उनको इक्वल करा देना। आई होप इतना क्लियर है, नोट कर लीजिए। 10th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है। आपको उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कम से कम आपको 2 से 3 बार मिनिमम तो लगाना ही पड़ेगा। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है इसीलिए मैं कह रहा हूँ। और इसके आने के चांसेस आप ये समझ लीजिए, अगर
एक पेपर सेट किया जाता है, तो जिसमें जो मैथ्स के पेपर में जो सबसे लंबे जो मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है वो यही होगा, अगर बाइनोमियल से आता है। लेंथी क्वेश्चन है, इसीलिए चांसेस उतने नहीं होते हैं, लेकिन अगर फुल मार्क्स का जो क्वेश्चन बनेगा वो इसी टाइप का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, बाइनोमियल में ये लेंथी क्वेश्चन है, इसको अच्छे समझ लीजिए, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है, आप प्रॉपरली समझ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन को करने से पहले यहाँ पे देखो इन्होंने लिख रखा है, पहले आप क्वेश्चन बता दे क्या कह रहा है कि द कोफिशिएंट्स ऑफ द टर्म, इन तीनों टर्म के जो कोफिशिएंट्स आएंगे वो इस रेशियो में दे रखे हैं। उसने सॉल्व करके बताया होगा कि ये रेशियो बनेगा, तो आपको n और r, जो अननोन नंबर है, r नहीं पता है और इसमें n नहीं पता है, तो इन दो की वैल्यूज पूछ रहा है। वो x भी पूछ सकता था क्योंकि तीन इक्वेशन बन जाती है हमारे, तीन रेशियो दे रखे हैं, लेकिन दो बन रही है, हमें दो वेरिएबल बनाने हैं, तो हमें दो ही इक्वेशन बनानी पड़ेंगी और लेंथी नहीं हो पाएगा। इस क्वेश्चन में आगे बढ़े उससे पहले हम थोड़ा सा एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं कि टर्म का कोफिशिएंट और x की पावर का कोफिशिएंट कैसे निकलता है। थोड़ा सा डिफरेंस है। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिख रखा है, इसमें मैं पूछ रहा हूं कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना आएगा और कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म कितना आएगा। ठीक है, तो अगर हम कहें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी दे रखा है वो इसका कोफिशिएंट हो जाता है, तो इसका कोफिशिएंट कितना आएगा, ए वाई। ठीक है, अगर हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म में वेरिएबल हटा देंगे हम, और जो कोफिशिएंट बचेगा, वेरिएबल हमारा ये भी है और ये भी है, तो वेरिएबल हटा देंगे तो हमारा सिर्फ कोफिशिएंट कितना बचेगा, ए विद साइन। आई होप इतना क्लियर है। अगर मैं इस टर्म की बात करूं तो कोफिशिएंट ऑफ वाई क्यूब अगर हम पूछे, या पूछे कोफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म, अगर हम कोफिशिएंट वाई क्यूब का पूछ रहे हैं तो वाई क्यूब हमारा यहाँ पे मिल रहा है, वाई क्यूब हटाने के बाद जो भी टर्म आएगा वो इसका कोफिशिएंट है माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स, वो वाई क्यूब का कोफिशिएंट है। अगर हम पूछे थर्ड टर्म का कोफिशिएंट क्या है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म में वेरिएबल्स को हटा देंगे और जो बच रहा है वो इसका कोफिशिएंट है। आई होप इतना क्लियर है। तो कोफिशिएंट अगर टर्म का पूछ रहा है तो उसमें जो कांस्टेंट नंबर दे रखा है वो उसका कोफिशिएंट हो जाता है, और अगर कोफिशिएंट हमारा एक्स के टर्म्स में या वेरिएबल की पावर में पूछ रहा है तो उस पावर के अलावा जो भी उसके साथ होता है वो उसका कोफिशिएंट हो जाता है। आई होप इतना क्लियर है। ये इसमें इन्होंने यूज रखा है कि हमें टर्म्स का कोफिशिएंट देना है। ठीक है, और एक्सप्रेशन भी ऐसे ही दे रखी है कि उसके साथ एक ही वेरिएबल है, दो तीन वेरिएबल भी नहीं है, तो जो आप जनरल मेथड से करते थे वैसे ही आएगा, क्योंकि इनका जो क्वेश्चन है वो इसी फॉर्मेट में दे रखा है। एक ही वेरिएबल में जब दो तीन वेरिएबल होते हैं तब हमें ये चीज ध्यान देनी पड़ती है, सिंगल वेरिएबल में आपका वही आता है। ठीक है, दोनों सेम ही आएंगे। मान लिया अगर हम ऐसे लिख देते ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, अगर हम पूछे कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है और कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड टर्म कितना है, आप देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है माइनस बी, कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड टर्म कितना है माइनस बी, क्योंकि एक ही वेरिएबल है। तो उस केस में आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती, बस ये थोड़ा सा डाउट क्लियर करना जरूरी था, इसलिए मैंने इतना एक्सप्लेन किया है। बाकी इस क्वेश्चन में आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप जनरल निकालिए, दोनों केस में सेम आएगा क्योंकि एक ही वेरिएबल। तो चलिए निकालते हैं। पहला काम है हमारा, ये टर्म दे रखे हैं तो टी आर माइनस वन निकालना है। दूसरा काम क्या है, टी आर निकालना है, और तीसरे में टी आर प्लस वन निकालना है। तो सबसे इजी हमें दिख रहा है, हम ये बहुत इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि आर प्लस वन के फॉर्म में ही होते हैं हमारे, और अगर नहीं है तो उनको बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले जो नहीं है उनको हम बना लेते हैं। प्लस वन करके लिखना है हमें, क्योंकि जनरल टर्म जो होता है वो प्लस वन के फॉर्मेट में चलता है। तो अगर हमें इसको प्लस वन करके लिखना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस वन करेंगे और माइनस वन भी करेंगे, क्योंकि हमें प्लस वन चाहिए। तो ये माइनस इससे ऐड हो जाएगा, यानी वैल्यू आ जाएगी टी आर माइनस टू
+1। अब हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये r हो गया पूरा, देखिए अब इस फॉर्मेट में आ गया। जो r है वो ये है, तो वैल्यू कितनी आती है, ये जो r होता है वो सेकंड वाले टर्म को मिलता है। यहाँ पे सेकंड टर्म क्या है, ये सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, यानी कि 1 की पावर आएगा r-2। और जो फर्स्ट टर्म है हमें वो x है, x में जो टोटल पावर है उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा NCr-2। आई होप इतना क्लियर है। इसको बस हम थोड़ा सा फॉर्मेट सही करके लिखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी NCr-2। 1 को हम इग्नोर कर सकते हैं, 1 की कुछ भी पावर कर लो। तो यहाँ पे सिंपली कितना बच रहा है, x की पावर n-r+2। ठीक है, तो ये टर्म पूरा निकला है, ये पूरा टर्म है। इसका कोफिशिएंट कितना आ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ दिस टर्म कितना आ रहा है, वो आ रहा है NCr-2। आई होप इतना क्लियर। देखिए हमने पूरा टर्म निकाल दिया ये, लेकिन यहाँ पे कह रहा है इन टर्म्स के कोफिशिएंट का रेशियो इतना है। तो पूरा टर्म से मतलब नहीं है हमको, हमें सिर्फ उसके कोफिशिएंट से मतलब है। तो कोफिशिएंट हमारा ये आ गया। इस वाले को अगर हम करें, इसमें भी देखिए +1 के फॉर्मेट में नहीं लिखा है, तो +1 हमें चाहिए तो -1 भी करना पड़ेगा। तो वैल्यू आ जाएगी TR-1 अलग कर लेंगे और +1 कर देंगे। तो सेम वही फॉर्मेट है, ये r-1 है, तो जो सेकेंड टर्म है उसके पास जाएगी, यानी 1 की पावर r-1 हो जाएगी। फर्स्ट टर्म है उसके पास टोटल में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो माइनस करेंगे तो ये r- ये प्लस हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कराया था जिसे यहाँ पे कराया था, और NCr हो जाएगा जो r चल रहा है। तो 1 को हम इग्नोर कर सकते हैं, तो बेसिकली ये आ रहा है NCr-1 x की पावर n-r+1। तो ये पूरा हमारा टर्म है, यानी ये rth टर्म है, लेकिन हमें इसका कोफिशिएंट चाहिए था। तो इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, NCr-1, यानी इसके साथ जो दे रखा है वो उसका कोफिशिएंट होता है। ये तो एग्जैक्ट +1 के फॉर्मेट में दे रखा है, तो इसका कुछ नहीं करना, सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर देना। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, NCr दे रखा है, फर्स्ट वाले टर्म की पावर n-r, सेकेंड वाले टर्म की पावर r। तो 1 को हम इग्नोर कर सकते हैं, तो 1 हमारा हट जाएगा। तो जो ये बच रहा है उसके साथ जो है वो हमारा कोफिशिएंट हो गया। तो कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, NCr। r इस फॉर्मेट में हम सब जगह लिख रहे हैं, तो उसी फॉर्मेट में रखते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से हमने इन तीनों टर्म्स के कोफिशिएंट निकाल दिए और इनका रेशियो दिया था, तो हमने रेशियो भी लिख दिया। इनका रेशियो दे रखा था तो रेशियो लिख दिया। अब हमें बस इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम दो रेशियो उठा ले रहे हैं। दो रेशियो उठाएंगे तो NCr-2 अपॉन में NCr-1 की वैल्यू 1/3 है, और NCr-1 अपॉन में NCr, पहले हमने ये दो लिए फिर ये दो ले रहे हैं, इसकी वैल्यू 3/5 है। आई होप इतना क्लियर है। तो हमें इन दोनों को सॉल्व करके n और r की वैल्यू बतानी है। तो हमें बस इनके फॉर्मूले ओपन करने हैं। NCr का फॉर्मूला क्या होता है, NCr का फॉर्मूला होता है n अपॉन में r n-r। ठीक है, तो हमें ये फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। पहला क्या हो जाएगा, n ऊपर वाले का अप्लाई कर रहे हैं, r और n- इसमें से ये घटाएंगे n-r अपॉन में कितना है, इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो n r n-r, और ये वैल्यू 1/3 दे रखी है। आई होप इतना क्लियर है। इसी की वैल्यू हमने बस लिखी है। तो यहाँ पे देखिए ये रिवर्स हो जाएंगे तो वैल्यू आएगी n r और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो n-r+2 इंटू, ये रिवर्स हो जाएगी तो वैल्यू आएगी अपॉन में n, ये ऊपर हो जाएगा तो r-1 और n-r+2
1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1/3 दे रखी है। क्या क्या कैंसिल हो रहा है उसको हम कैंसिल कर लेते हैं। n कैंसिल हो रहा है और कुछ कैंसिल हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है। फैक्टोरियल को सॉल्व करना बता रखा है कि बड़े फैक्टोरियल को छोटा कर सकते हैं, छोटे को और छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, लेकिन उसमें मल्टीप्लाई डिवाइड चलता है। जैसे 5 फैक्टोरियल लिखा है तो उसको हम 5 into 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। जैसे n फैक्टोरियल लिखा है, n निकालेंगे अंदर n-1 बचेगा, या n+1 दे रखा है तो n+1 निकालेंगे तो अंदर n बचेगा, एक एक कम हो जाता है। वही प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई करना है। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप इसको कंपेयर कराइए, इसको कंपेयर कराइए। जो भी फैक्टोरियल बड़ा दिख रहा है उसको छोटा कर सकते हैं। तो इन दोनों में ये r-1 है, ये r-2 है। मुझे पता है कि ये बड़ा नंबर है, ये r-1 है, ये r-2 है। तो इन दोनों के कंपैरिजन में ये बड़ा नंबर है। तो बड़े नंबर से अगर फैक्टोरियल निकालेंगे, जैसे किसी भी नंबर से फैक्टोरियल निकालते हो अंदर एक कम हो जाता है, तो r-1 अगर हम बाहर निकालेंगे, इससे अगर हम ये नंबर बाहर निकाल रहे हैं तो अंदर कितना बचेगा, r-2 फैक्टोरियल। ठीक है, इस वाले को हमने सॉल्व किया इनटू अपॉन में क्या था, इसको अगर हम सॉल्व करना है, देखिए ये तो छोटा था ही था, तो इसको हमें कुछ नहीं करना, ये एज इट इज रहेगा। इन दोनों के कंपैरिजन में देखिए n-r तो दे रखा है, इधर +2 है और उधर n-r +1 है। तो हमें पता चल रहा है कि ये तो +1 इधर n-r इसमें भी n-r इसमें भी, लेकिन इधर +2 इधर +1 है, तो ये बड़ा नंबर है। मतलब ये छोटा है तो हम छोटे वाले को कुछ नहीं करते, फैक्टोरियल में वो एज इट इज रखते हैं। इसको छोटा मतलब एक नंबर निकालेंगे तो एक नंबर कम हो जाएगा अंदर, तो n-r +2 अगर हम निकालेंगे तो n-r +1 बचेगा अंदर, और ये इक्वल है 1/3 के। आई होप इतना क्लियर है। तो यहाँ देखिए फैक्टोरियल कैंसिल हो रहा है हमारा, ये फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमें फैक्टोरियल के बारे में अंदर पता नहीं था, इसलिए फैक्टोरियल कैंसिल करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास। तो वैल्यू कितनी आ रही है, r-1 अपॉन में n-r +2 की वैल्यू 1/3 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो 3 इधर आएगा, तो ये 3r-3 हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी, इतना समझ में आ रहा है, ये 3 टाइम्स r-1 हो जाएगा, और ये 1 टाइम्स ये वैल्यू हो जाएगी। मल्टीप्लाई करा दो तो 3r-3 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, n-r +2 हो जाएगा। तो nr एक साइड कर लो, ये उधर चला जाएगा, ये कांस्टेंट इधर आ जाएगा, ये वैल्यू इन सारी चीजों को इधर ले आओ, तो ये r इधर आएगा, प्लस का 4r हो जाएगा, और n माइनस का हो जाएगा, ये वैल्यू उधर जाएगी तो 5 हो जाएगी। ये एक इक्वेशन बनी है हमारी nr में। अब हम इसको ले लेते हैं, एक इक्वेशन मिल गई, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये वैल्यू है n फैक्टोरियल अपॉन में, इसको लिख रहे हैं n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल n माइनस r, यानी n माइनस, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, n माइनस कितना हो जाएगा, n-r +1 फैक्टोरियल अपॉन में कितना दे रखा है, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, n से r था, ये वैल्यू 3/5 के इक्वल है। अब फिर वही काम करना, ये रिवर्स हो जाएगी, ऊपर n फैक्टोरियल है, नीचे r-1 फैक्टोरियल n-r +1 फैक्टोरियल है, इनटू ये पोर्शन ऊपर चला जाएगा, तो r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल की वैल्यू 3/5 दे रखी है। क्या कैंसिल हो रहा है, n कैंसिल हो रहा है। अब फिर वही काम करना है, दोनों को कंपेयर कराना है, जो बड़ा फैक्टोरियल है उसको छोटा कर लेना है। तो छोटा करने के लिए हम r देख रहे हैं, इन दोनों में ये बड़ा, तो r निकालेंगे तो अंदर बचेगा r-1 फैक्टोरियल, और इन दोनों में देखेंगे कि ये बड़ा, देखिए n-r, यहाँ भी n-r, लेकिन यहाँ +1 एक्स्ट्रा है, तो ऊपर वाले को हम एज इट इज लिख देंगे अपॉन में, r निकाला था तो r-1 बच गया, ये एज इट इज है कि ये छोटा फैक्टोरियल है, ये छोटा फैक्टोरियल था, ये एज इट इज है,
ये बड़ा है तो हमें एक निकालना पड़ेगा n-r+1। अब अगर आप n-r+1 में से एक निकाल लेंगे तो n-r बचेगा, तो वैल्यू आएगी n-r फैक्टोरियल, ये वैल्यू 3/5 के इक्वल है। अभी देखिए क्या कैंसिल हो रहा है। अभी अगर आप ध्यान देंगे फैक्टोरियल सारे कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि फैक्टोरियल में हम कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। तो वैल्यू आएगी r अपॉन में n-r+1 इज इक्वल टू 3/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 टाइम्स ये उधर जाएगा n-r+1 और 5 टाइम्स r हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 3n-3r+3 इज इक्वल टू 5r। सबको उधर भेज दीजिए तो ये 5 और 3 कितना हो जाएगा, ये r उधर जाएगा प्लस का 8r हो जाएगा माइनस 3n हो जाएगा इज इक्वल टू 3। ये सेकेंड इक्वेशन आ रही है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। मुझे दिख रहा है कि अगर हम इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करा देते या 3 से मल्टीप्लाई करा दे तो ये इक्वल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये इक्वल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कुछ भी करा सकते हैं। अगर हमें n कैंसिल करना है तो पूरी इक्वेशन में हम 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे और फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो हमें पता है कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा n क्योंकि ये भी 3 टाइम्स हो जाएगा, ये भी 3 टाइम्स हो जाएगा। ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये 8 है, ये 12 है, तो 8 माइनस 12r हो जाएगा। ठीक है, 8 में से 12 कैंसिल हो जाएगा। ये पूरा पार्ट तो कैंसिल हो चुका है, इक्वल में आ रहा है, ये 3 है और ये माइनस का 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे इसमें तो ये 15 हो जाएगा। ये 3 माइनस 15, ये तो 3 एज इट इज है क्योंकि घटा रहे थे, और ये 3 इससे मल्टीप्लाई होकर 15 देगा। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी बच रही है, माइनस का 4r इज इक्वल टू माइनस का 12। तो r की वैल्यू आ जाएगी -12 अपॉन -4। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। फाइनल हमारी r की वैल्यू आ गई। r की वैल्यू उठा के आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें। r की वैल्यू चलिए इसी में रख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा 4 × 3 माइनस n इज इक्वल टू 5। n उस साइड जाएगा तो ये 12 माइनस 5 इज इक्वल टू n। 5 इस साइड आ जाएगा तो n की वैल्यू आ जाएगी 7 और r की वैल्यू आ रही है 3। थोड़ा लेंदी का क्वेश्चन था, थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है, बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है। इस क्वेश्चन को आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, सारे डाउट्स क्लियर होने चाहिए, तभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब 11 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन भी थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज के जो लास्ट के 3 क्वेश्चन है थोड़े लेंदी है, अच्छे क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चंस को 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अदरवाइज नहीं आएंगे, मैं आपसे बोल रहा हूँ। और अच्छे क्वेश्चन है, एग्जामिनर दे सकता है आपके टेस्ट में। ठीक है, क्योंकि जो फुल मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे अगर बाइनोमियल से रखता है तो अदरवाइज आने के चांसेस नहीं है। अगर फुल मार्क्स के बाइनोमियल से रखता है कि पूरी बुक है, बड़े बड़े क्वेश्चन रखने के बहुत सारे चैप्टर्स है, लेकिन अगर बाइनोमियल के टेस्ट हो रहा है, बाइनोमियल में इस क्वेश्चन के आने के चांसेस तब ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि फुल मार्क्स में यही इसी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझ लीजिए कि आप जब इसको एक्सपैंड करेंगे, उसमें जो x की पावर n का कोफिशिएंट आएगा, देखिए डिफरेंस क्लियर कर लीजिए, टर्म का कोफिशिएंट और x की पावर का कोफिशिएंट। ठीक है, जब एक वेरिएबल होता है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो उसमें आएगा वही इसमें भी आएगा। यहाँ पे x की पावर n का कोफिशिएंट पूछ रहा है, किसके, इसके एक्सपेंशन में कह रहा है वो डबल होगा जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे, उसमें x की पावर n का जो कोफिशिएंट आएगा उसकी। ठीक है, यानी इसका जो निकलेगा वो इसके कोफिशिएंट का ये डबल आएगा इसके, तो ये आपको प्रूफ करना है। आप क्वेश्चन देख लीजिए, इतना समझ में आ रहा है। तो इसका जो कोफिशिएंट आएगा वो डबल होगा इसके कोफिशिएंट का, तो ये हम प्रूफ कर दें तो बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए पहले हम कोफिशिएंट निकाल लें। तो कोफिशिएंट निकालने के लिए हमको जनरल टर्म पता होना चाहिए। तो x प्लस a टू दी होल पावर n का जनरल टर्म क्या होता है,
जनरल टर्म हमारा आता है NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r। याद रखने का तरीका मैंने बता रखा है कि फर्स्ट टर्म हमारा ये है और सेकंड टर्म ये, सेकंड टर्म को ही ये पावर मिलती है और फर्स्ट टर्म की टोटल में से सबट्रैक्ट हो जाती है। अब ये फॉर्मूला हमें यहाँ अप्लाई करना है। n दे रखा है तो यहाँ पे आप चाहे तो m ले सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है, आ इससे भी जाएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंजमेंट कर दे रहे हैं। ये हमारा जनरल फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पे हम m लेके कर रहे हैं। आई होप इतना क्लियर है। ठीक है, जो वैल्यू है वही हमने ऐसे कुछ रख दिए। अब इसके एक्सपेंशन में 1 प्लस एक्स की पावर में हमें x की पावर n कोफिशिएंट चाहिए, तो उसके लिए पहले हम इसका जनरल टर्म निकालेंगे। तो जनरल टर्म निकालने का ये फॉर्मूला है, x की जगह पे a दे रखा है, 1 दे रखा है और इस a की जगह पे इससे कंपेयर कराइए तो फर्स्ट टर्म हमारा 1 है और सेकंड टर्म हमारा x है, यहाँ पे पुट कर देना है। यहाँ पे आपको देखिए क्या है, x की जगह 1 दे रखा है और a की जगह x दे रखा है। इसको कंपेयर कराइए तो ये चीजें आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इसका जनरल टर्म क्या आ जाएगा, 2 और m की जगह कितना हो जाएगा, 2n दे रखा है, 2n, तो 2n c। अभी हम जनरल टर्म निकाल रहे हैं तो r हमको पता नहीं है। यहाँ पे 1 की पावर 2n माइनस r और ये x की पावर 1 की पावर कुछ भी हो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, तो ये 1 हमारा कोई पर्पस का नहीं है, तो वैल्यू आ जाएगी 2NCR इंटू x की पावर r। अब आप देखिए हमको चाहिए क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। तो अगर इससे कंपेयर कराएंगे, अगर हम r की जगह n पुट कर देंगे तो ये x की पावर n हो जाएगी, तो इसके साथ जो मिलेगा वो उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, r इज इक्वल टू n। आई होप इतना क्लियर है। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2NC, तो ये हो जाएगा टर्म हम निकाल रहे थे TN प्लस 1, ये TR प्लस 1 निकलता है। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, n, x की पावर n। सो कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, 2NCM। ये हमारा कोफिशिएंट आ रहा है। आई होप इतना क्लियर है। चलिए फिर हम आगे चलते हैं। ये हमारा कोफिशिएंट था। सेम इसी तरीके से आप इस वाले एक्सपेंशन को करेंगे, तो यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में अब हम ये चीजें रख देंगे। फर्स्ट टर्म x की जगह 1, x a की जगह x रख देना है और m की जगह ये पावर रख देनी है। तो इसका जनरल टर्म क्या आ जाएगा, TR प्लस 1 ऑफ 1 प्लस x की पावर 2n माइनस 1। इसका अब हम निकाल रहे हैं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2n माइनस 1 CR फर्स्ट वाले की पावर 2n माइनस 1 माइनस R और सेकेंड वाले की पावर R। देखिए वही फॉर्मूला अप्लाई किया, m की जगह 2n माइनस 1 है। अभी 1 को हम इग्नोर कर सकते थे तो वैल्यू आ जाएगी 2n माइनस 1 CR इंटू x की पावर R। अगर हमको कोफिशिएंट किसका चाहिए, x की पावर n, तो सेम यहाँ पे भी पुट कर दीजिए, r इज इक्वल टू n। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, tn प्लस 1 ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 2n माइनस 1। वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2n माइनस 1 cn इंटू एक्स की पावर n। सो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n कितना आ रहा है, 2n माइनस 1 cn, ये आ रहा है। ये दोनों में कंपैरिजन हमने करके कोफिशिएंट हमने निकाल लिया। हमने पहले वाले का कोफिशिएंट निकाल लिया, इस वाले एक्सपेंशन का और इस वाले एक्सपेंशन का भी कोफिशिएंट निकाल लिया। अब हम इस कंडीशन पे आ जाते हैं कि जो इसका कोफिशिएंट है वो ट्वाइस द कोफिशिएंट ऑफ दिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी कह रहा है कि 2n cn को कंपेयर करना है इससे 2n माइनस 1 cn। तो ये जो है ये ट्वाइस आना चाहिए इसके कोफिशिएंट से। तो इसको एक्सपेंड कर लेते हैं जरा, ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ट्वाइस पता नहीं चल रहा है। तो और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, एनसीआर का जो फॉर्मूला होता है, एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। एनसीआर की वैल्यू होती है n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल।
आई होप इतना क्लियर है। तो n की जगह 2n है, r की जगह n है, ये फॉर्मूला यहाँ पे रख दीजिए। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 2n फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल, और फिर इन दोनों का डिफरेंस होता है तो 2n माइनस n फैक्टोरियल। कितना क्लियर है, सीधा फॉर्मूले में हमने ये वैल्यूज रख दी। अब आगे बढ़ेंगे तो इसको और इससे कंपैरिजन में दिख रहा है कि यहाँ पे 2n दे रखा है, यहाँ पे 2n माइनस 1 दे रखा है। चाहे तो आप इसको भी ओपन कर लीजिए, अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो इसको भी ओपन कर लीजिए। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल 2n माइनस 1 माइनस n फैक्टोरियल। देखिए n माइनस r होता है, तो n माइनस ये पूरा n है और ये पूरा r है, तो n माइनस r लगा दिया। यहाँ पे वैल्यू आ रही है 2n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल। देखिए 2n में से n चला जाएगा, n बचेगा और माइनस 1 का बचेगा। तो यानी इस टाइप की वैल्यू लानी है यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना आ रहा था, 2n फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। अगर आप इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो ऐसा लग रहा है कि ये बड़ा फैक्टोरियल, इससे एक नंबर निकाला, जैसे नहीं हम करते थे कि 5 फैक्टोरियल दे रखा है, तो अगर आप 5 निकाल लेंगे तो अंदर कितना बचता है, 5 माइनस 1 फैक्टोरियल बचता है। यानी अगर आप n फैक्टोरियल दे रखा है तो अगर आप n निकालेंगे तो अंदर कितना बचता है, n माइनस 1 फैक्टोरियल बचता है। ये तो पता ही है, बेसिक चीज है। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो ऐसा लग रहा है इन्होंने एक नंबर निकाला है, एक n से भी इन्होंने एक n निकाला है, यही कर रखा है। अब देखिए फॉर्मूले में यही होता है फैक्टोरियल में, तो चलिए निकाल लेते हैं। इससे जब आप 2n निकालेंगे तो अंदर एक कम हो जाएगा। कोई भी नंबर दे रखा होता है, पूरे के में से एक कम हो जाता है, तो 2n पूरा निकलेगा और अंदर एक कम हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आएगी, n फैक्टोरियल। और अगर हम इससे n निकालेंगे तो अंदर बचेगा n माइनस 1 फैक्टोरियल। आई होप n से n कैंसिल हो रहा है, इतना क्लियर हो रहा है। तो जो वैल्यू आ रही है वो इसके इक्वल है, लेकिन 2 एक्स्ट्रा आ रहा है इसमें, तो ये वैल्यू आ रही है 2 टाइम्स 2n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब देखिए इसका 2 टाइम्स आ रहा है, हेंस प्रूव। हमें बस यही प्रूफ करना था। आई होप इतना क्लियर है। आपने क्या किया है, जनरल टर्म निकाला, ठीक है, उसका कोफिशिएंट निकाल लिया। क्वेश्चन के हिसाब से x की पावर n का कोफिशिएंट इससे निकालना था और x की पावर n का कोफिशिएंट इससे निकालना था। तो मैंने क्या किया, इस वाले से निकाल लिया, पहले वाले एक्सपेंशन से निकाला और दूसरे वाले एक्सपेंशन से निकाला। ये देखिए मैंने मेंशन की भी किया है, tn प्लस, इसका tn प्लस 1 है, यहाँ पे ये इसका था। अब दोनों निकालने के बाद कंडीशन पुट करना था, हमको कंपैरिजन कराना था कि ये 2 टाइम्स आएगा इसके, दिस इज ट्वाइस ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ दिस, ऐसा बोल रहा था क्वेश्चन में। तो मैंने अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने फैक्टोरियल ओपन किया। इसमें अभी हम कुछ कर नहीं रहे थे, यहाँ पे दिखा कि ऐसा लग रहा है कि नंबर बाहर निकाले गए, तो मैंने बाहर निकाला 2 आके, तो यही प्रूफ करना था। आई होप इतना क्लियर है, नोट कर लीजिए। अब आपकी एक्सरसाइज 8.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, मिसलेनियस एक्सरसाइज बचेगी, वो भी हम करा देंगे क्योंकि वादा किया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का, कि आपको फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू। देखिए आप क्वेश्चन पढ़ा करिए, चीजें ध्यान रखा करिए क्या क्या कह रहा है। पहली बात तो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m फॉर विच द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, टर्म का कोफिशिएंट नहीं है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये पता हो जाना चाहिए। बाकी अगर एक वेरिएबल दे रखा है तो टेंशन लेने की उतनी जरूरत नहीं है। इन एक्सपेंशन ऑफ दिस इज 6, वो 6 दे रखा है, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना दे रखा है, 6। किसके, इसके एक्सपेंशन में, तो इसके एक्सपेंशन में जो कोफिशिएंट आएगा उसको हम 6 के इक्वल करा देंगे। ये तो क्वेश्चन में ही दे रखा है, आपको m की वैल्यू फाइंड करनी, वो भी कैसी, पॉजिटिव। ये कंफ्यूजन निकला मेरा इस क्वेश्चन से। तो आप चलिए स्टार्ट करते हैं। कोफिशिएंट निकालने के लिए हमको पहले क्या निकालना पड़ता है, जनरल टर्म। जनरल टर्म क्या आता है, इसका जनरल टर्म क्या हो जाएगा, tr प्लस 1 इज इक्वल टू, जनरल टर्म कैसे निकलता है, NCR, n की वैल्यू क्या है, MCR,
फर्स्ट वाला जो टर्म है उसकी पावर m माइनस आर और जो सेकेंड वाला टर्म है उसकी पावर आर। इतना फॉर्मूला पता होगा, अभी मैंने पीछे भी कराया था इसलिए मैंने फॉर्मूला लिखा नहीं है, मेंशन नहीं किया। जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, एनसीआर, एन की जगह m दे रखा है। फर्स्ट वाला टर्म जो यहाँ पे होता है उसकी पावर n माइनस आर होता है, सेकेंड वाले टर्म की पावर r होती है। वन को हम इग्नोर कर सकते हैं तो वैल्यू क्या आ रही है, एम सी आर एक्स की पावर आर। इतना क्लियर है। अब हमें कोफिशिएंट क्या चाहिए था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर हमें इसकी पावर ये 2 हो जाए किसी तरीके से तो ये पूरा टर्म हमको कोफिशिएंट दे देगा। तो क्या इसमें क्या रख देंगे, सो यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पुट r इज इक्वल टू 2। r की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए तो ये वैल्यू हो जाएगा t2 प्लस 1, यानी थर्ड टर्म है जो हमें एक्स स्क्वायर देगा। वैल्यू आ जाएगी mc2 एक्स स्क्वायर। सो कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर मुझे दिख रहा है mc2 आ रहा है। आई होप इतना क्लियर है। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मेरा इस एक्सपेंशन में ये आया है और इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है कि 6 होना चाहिए, तो इसका मतलब कि दोनों सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो हमने निकाला है और जो उन्होंने दे रखा है उसको इक्वल करा दें। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि mc2 की वैल्यू 6 हो जाएगी। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको ओपन ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है हमें, तो इसको सॉल्व करने के लिए इसको ओपन करते हैं। ये वैल्यू हो जाएगी m फैक्टोरियल और अपॉन में r फैक्टोरियल और इन दोनों का डिफरेंस m माइनस 2 फैक्टोरियल, ये 6 का इक्वल। आई होप इतना क्लियर है। एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। इतना क्लियर है। अब देखिए फैक्टोरियल अगर वेरिएबल के टर्म में है तो उसको किसी भी तरीके से आपको कैंसिल करना है, अदरवाइज आप सॉल्व नहीं कर सकते उस चीज को। और अगर 2 वेरिएबल हैं तो आपको हिट एंड ट्रायल, वो आप कंपटीशन में है, वो आप अलग में है, वो उस पर हम नहीं जाएंगे, उसको भी मेथड होता है, शॉर्ट ट्रिक होती है। यहाँ पे देखिए इस सिचुएशन में आपको कैंसिल करना है और फैक्टोरियल में कैंसिल करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, जिससे मैंने 5c2 लिखा तो वैल्यू कितनी आएगी 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल और 5 माइनस 2 3 हो जाएगा। तो हम करते क्या है, बड़े वाले को तब तक ओपन करते हैं जब तक नीचे में किसी से कॉमन नहीं हो जाता है। तो ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं तो 5 अंदर बचेगा 4 में से निकालेंगे तो अंदर बचेगा 3, नीचे 2 फैक्टोरियल और ये 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो जाता है। तो वही प्रोसेस हमको यहाँ पे हर जगह फैक्टोरियल में अप्लाई करना होता है। आप 2 नंबर्स को कंपेयर कराइए, देखिए कौन बड़ा नंबर है, वेरिएबल में भी यही करना है, और कौन छोटा नंबर। छोटे को छोटा नहीं करेंगे, बड़े को छोटा करके उस लेवल पे लाके कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे m बड़ा है, m से नंबर्स निकाले गए तभी तो ये नंबर मिलेगा। अब देखिए n अगर फैक्टोरियल दे रखा है तो n निकालेंगे तो n माइनस 1 बचेगा। अब अगर इसमें से ये टर्म निकाल लेंगे तो एक और कम हो जाएगा, यानी n माइनस 1 भी निकाल लेंगे तो n माइनस 2 बचेगा। तो वही किया गया। तो यहाँ ऊपर हो जाएगा m निकालेंगे, m माइनस 1 भी निकालेंगे तो अंदर कितना बचेगा अपॉन में m नीचे 2 को भी ओपन कर देंगे और वैल्यू है m माइनस 2 फैक्टोरियल, वैल्यू 6 के इक्वल। आई होप इतना क्लियर है। अभी मुझे दिख रहा था कि मैं इनको कैंसिल कर सकता हूँ, तो वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो m स्क्वायर माइनस m की वैल्यू, ये 2 उधर चला जाएगा तो 2 इंटू 6 हो जाएगा, यानी आप इसकी जगह पे 12 भी लिख सकते थे, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको इधर ले आएंगे तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, m स्क्वायर माइनस m। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको फैक्टर करने और 2 रूट्स मिल जाएंगे, इतना पता है, बहुत अच्छी बात है। इसके फैक्टर करने आते ही होंगे। फैक्टर में करते कि हम इस कांस्टेंट नंबर का विद साइन इसके कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं। यहाँ पे 1 दे रखा है, ठीक है, तो जो रिजल्ट आता है उसके ऐसे फैक्टर करते हैं जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने से हमारा ये नंबर मिल जाए सेम साइन का। तो यहाँ पे मुझे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा तो इधर मैं लिख रहा हूं
अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा इधर तो वैल्यू आएगी -12 भाई 1 है और यहाँ -12 मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसके फैक्टर कितने हो सकते थे? 2 6 हो सकते थे, 3 4 हो सकते थे, या अब इन और 6 2 हो गया, 12 1 भी हो सकता था। इस टाइप के आपको फैक्टर देख लेने, किनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने से 1 मिलेगा हमें माइनस का, तो इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने से नहीं मिलेगा, इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने से नहीं मिलेगा। इनको मिल सकता है कि अगर 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 मिलेगा, लेकिन हमको माइनस का चाहिए तो माइनस पहले लगा हुआ है, यानी अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे और इसको प्लस कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी, यानी -4,3 हमें ऐसा देगा जो -1 मिलेगा। आई होप इतना क्लियर है। तो ये बेसिक चीज है, एक्सप्लेन कर दिया मैंने। m² - 4m + 3m - 12 = 0। आई होप इतना क्लियर है। यहां से आप जब देखिए आप इनको ऐड करेंगे तो -1 ही आएगा, कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा है। इतने पार्ट को देखिए जरा, ठीक है। यहाँ पे अभी भी तो -m ही बचेगा फाइनल एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद। यहाँ से m कॉमन आ जाएगा तो वैल्यू बचेगी m - 4 इतने पार्ट में से, और यहाँ से m कॉमन 3 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा m - 4 = 0। अब दोनों से m - 4 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा m + 3। तो यहाँ से m की दो वैल्यूज आ रही हैं, m - 4 भी 0, भाई दोनों का प्रोडक्ट 0 है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0, इसका मतलब कोई में से एक 0 होना चाहिए या दोनों 0 हो सकते हैं। तो m + 3 0 आएगा, यानी m की वैल्यू कितनी आ रही है 4, -3। लेकिन हमको कैसी वैल्यू लेनी है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, हमको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, m = 4 इज आवर आंसर। आई होप इतना क्लियर है। हमको जो आंसर बताना था वो मैंने दे दिया। ये आपकी एक्सरसाइज यहीं पे खत्म होती है। आप क्वेश्चंस लगाइएगा, कुछ क्वेश्चंस हम आपके लिए दे रहे हैं, ये आप क्वेश्चंस लगाइए, ट्राई करिए। कोई भी डाउट हो आप पूछिए हमसे, हम उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। और आपकी अच्छी नॉलेज के लिए मैं आर डी शर्मा प्रेफर करूंगा, ठीक है। मैं कुछ टाइम बाद आर डी शर्मा का भी सोल्यूशन अपलोड करूंगा। अभी फिलहाल मैं एनसीईआरटी करा रहा हूँ, क्योंकि हमें एनसीईआरटी के साथ साथ सिलेबस भी आगे लेके चलना है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी, पहले हम एनसीईआरटी खत्म कर ले, उसके बाद हम आर डी शर्मा उठाएंगे। और 12th के लिए बच्चे एनसीईआरटी के साथ आर डी शर्मा 100% कंपलसरी है, आपको वो पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है। तो उसका सोल्यूशन भी हम प्रोवाइड कराएंगे, उसका एक सेपरेट लेक्चर बनेगा जिसमें हम सिर्फ उसमें सोल्यूशन आर डी शर्मा के देंगे, क्योंकि आर डी शर्मा में क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं, हर एक क्वेश्चन को कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सेम कैटेगरी की अगर 4-5 क्वेश्चन दे रखे हैं तो 2-3 क्वेश्चन करेंगे हम, और हर एक एक्सरसाइज वाइज आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए सेफ रहिए। थैंक यू।